हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल अकॉर्ड। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स की लेक्चर सीरीज, जिसमें मैंने 2016 का पेपर ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो वो आप जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2014 का पेपर। तो देखिए, हर एक पेपर को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, तो हर एक पार्ट में 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूं, क्योंकि एक साथ अगर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा तो जो लेक्चर है काफ़ी लंबा हो जाएगा और काफ़ी बोरियत भी होगी। तो आज का जो लेक्चर होगा इसमें 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू करेंगे। और हाँ, अगर आप अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आप तक जरूर पहुँच जाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फ्लो थ्रो ए साइफन पाइप स्टॉप्स इफ़ द समिट इज फ्रॉम द इनलेट। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक साइफन है उसमें फ़्लो कब रुकेगा, अगर जो इनलेट से साइफन का जो समिट है उसकी हाइट कितनी हो जाने पे उसका जो फ़्लो है रुक जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन को समझने से पहले हम समझेंगे साइफन क्या होता है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 रिजर्वॉयर हैं, ये है रिजर्वॉयर नंबर 1 और ये है रिजर्वॉयर नंबर 2। अगर मुझे इन दोनों के बीच में फ़्लो कराना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एक ऐसे पाइप को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, फ़्लो होगा। लेकिन अब कंडीशन बनती है कि अगर इन दोनों रिजर्वॉयर के बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, सपोज कोई हिल है या फिर कुछ ट्रीज हो सकती हैं या फिर कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, तो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम डायरेक्ट पाइप से फ़्लो नहीं करा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक साइफन की रिक्वायरमेंट होगी। तो साइफन क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से मैं पाइप को कनेक्ट करूँगा जिसमें प्रेशर वैक्यूम की हेल्प से यहाँ पे फ़्लो होगा। तो देखिए, साइफन में एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है, जो साइफन का समिट होता है, ये पर्टिकुलर समिट है, इस समिट पे आपका जो प्रेशर जनरेट होगा, मतलब जो हम साइफन में फ़्लो कराएंगे वहाँ पे एक वैक्यूम प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा जिसकी वजह से फ़्लो होगा। तो ये जो भी वैक्यूम प्रेशर जनरेट होगा वो हमारे लिक्विड के एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर कह सकते हैं वेपर प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। लिक्विड के वेपर प्रेशर से ये वाला प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए जो कि हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए, वैक्यूम प्रेशर हम क्यों जनरेट करें, इसका आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज आपके पास कोई ये बकेट है, उसमें मैंने वाटर को फिल किया है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक पाइप डालिए और इस पाइप को आप अपने मुंह से इसमें से क्या करते हैं, एयर को खींच सकते हैं, जिससे क्या होगा, यहाँ पे वाटर का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब जब हम अपने मुंह से यहाँ पे वाटर को खींचेंगे तो क्या होगा, पहले इस पाइप में से एयर रिलीज होगी, एयर बाहर निकलेगी। जब किसी जगह से हम एयर को बाहर निकालेंगे तो समझ लो वहाँ पे हम वैक्यूम जनरेट कर रहे हैं। तो वही सेम चीज़ कंडीशन यहाँ पे हो रही है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम प्रेशर लगाएंगे इस पाइप में तो वहाँ पे क्या होगा, एयर यहाँ से रिलीज होगी और वो एयर इस तरफ जाएगी और जो भी ये यहाँ पे जो भी पोर्शन बचेगा उसमें क्या होगा, वाटर ऊपर की तरफ लिफ्ट होने लगेगा, यानी अंदर वैक्यूम जनरेट हो रहा होगा। तो ये जो वैक्यूम प्रेशर हमारा किससे ज़्यादा होना चाहिए, वेपर प्रेशर से। अब वेपर प्रेशर कितना होगा, अगर मैं सपोज एग्जांपल के लेके चल रहा हूँ वाटर का, तो वाटर के लिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 101,325 पास्कल। अब यही हो जाएगा हमारा वेपर प्रेशर। अगर मैं इसको हेड के टर्म में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा, P = ρgh फॉर्मूला लगाऊंगा, इसके बाद इसमें सारी वैल्यूज को पुट करूँगा। ये डेंसिटी हो गई हमारी 1000 और यहाँ पे हाइट निकल के आएगी 10.3 मीटर्स। 10.3 मीटर क्या आएगी, वेपर प्रेशर। अब देखिए, दूसरी कंडीशन आती है कि अगर मैं सपोज इस हाइट पे साइफन लगा रहा हूँ, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर हाइट है जो कि 10.3 मीटर से कम है, तो इस पर्टिकुलर हाइट पे मैं जो एक्सटर्नल वैक्यूम जनरेट करूँगा वो इस प्रेशर से ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन ये वाली है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी वैक्यूम जो होगा इससे ज़्यादा जनरेट होगा। लेकिन जैसे ही मैं 10.3 मीटर्स पे पहुंचूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अब मेरे पास ऐसी कोई भी मशीन या मोटर नहीं है जो कि वैक्यूम प्रेशर इस पर्टिकुलर प्रेशर से ज़्यादा जनरेट कर सके। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट होगी हमारी साइफन की वो होगी 10.3 मीटर्स। अगर 10.3 मीटर से थोड़ी सी भी ज़्यादा हाइट होती तो वहाँ पे फ़्लो होना बंद हो जाएगा। अब चलिए ऑप्शन में देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन 5 मीटर, लेस देन 5 मीटर, तो ये दोनों वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएंगे। अगला ऑप्शन देखेंगे ग्रेटर देन 7.5 मीटर, इसे बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे लेस देन 10 मीटर्स। देखिए, अभी मैंने बोला कि 10.3 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया है लेस देन, तो ये भी ऑप्शन कैसा है, गलत हो गया है। काफ़ी लोगों ने इस ऑप्शन को सही बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन भी गलत है। अगर यहाँ पे मोर देन लिखा होता, अगर मोर देन लिखा होता तो हम कह सकते थे कि हाँ ऑप्शन सही होगा। लेकिन अब देखिए, अगर मोर देन लिखा होता भी तब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 7.5 मीटर। अब 7.5 मीटर से ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये है थ्योरेटिकल, ये मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया। लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में जो मैक्सिमम हाइट होती है वो हमारे 7.5 मीटर्स तक ही होती है।
अगर 7.5 मीटर से हम ज़्यादा हाइट करेंगे तो वहाँ पे फ्लो होना बंद हो जाएगा, ये प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ग्रेटर देन 7.5 मीटर्स। अगर यहाँ पे लिखा होता मोर देन 10 मीटर्स तब भी हम आंसर हमारा लगाएंगे ग्रेटर देन 7.5 मीटर, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल यही है, ये तो केवल थ्योरेटिकल है। तो आंसर हो जाएगा 7.5 मीटर से ज़्यादा, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ ए सॉइल इज़ डन विद दी हेल्प। देखिए जो मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, ऑप्शन देखेंगे सीमेंट, लाइम, बिटुमिन, प्रॉपर ग्रेडिंग। देखिए अगर आपको स्टेबलाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तब भी आप कॉमन सेंस से इसका आंसर बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सीमेंट, लाइम, बिटुमिन, ये तीनों एक कैटेगरी में आते हैं। वो कौन सी कैटेगरी है? बाइंडिंग कैटेगरी। ये तीनों बाइंडिंग मटेरियल का काम करते हैं। बाइंडिंग का काम करते हैं मतलब वहाँ पे हाइड्रेशन हो रही है, हाइड्रेशन हो रही है मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है इसका मतलब ये कैसे स्टेबलाइजर है? ये केमिकल स्टेबलाइजर है। अगर ये केमिकल है तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रॉपर ग्रेडिंग। प्रॉपर ग्रेडिंग मतलब हम एक पर्टिकुलर साइज में अरेंज कर रहे हैं सॉइल को, तो ऑप्शन क्या हमारा प्रॉपर ग्रेडिंग। अब देखिए स्टेबलाइजेशन क्या होता है? स्टेबलाइजेशन होता है कि अगर सपोज आपको कोई बिल्डिंग बनानी है और जहाँ भी आपको कंस्ट्रक्शन करना है उसके नीचे जो सॉइल है आपको वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी चाहिए सॉइल की, कुछ शेयर स्ट्रेंथ चाहिए या फिर कुछ भी उसके प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज आपको अचीव नहीं हो पा रही हैं, मतलब वहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ उतनी है नहीं, कम है। तो हम क्या करेंगे कि अलग से आर्टिफिशियली उसमें वो स्ट्रेंथ को ऐड करेंगे। किसकी वजह से? मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन से, या फिर कह सकते हैं कुछ एडमिक्सचर्स को वहाँ पे उसमें मिलाएंगे जिससे हम जो हमें चाहिए शेयर स्ट्रेंथ वहाँ पे या फिर उसकी जो भी बियरिंग स्ट्रेंथ है जो जितनी भी हमें चाहिए वो हम उसे अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एडमिक्सचर्स हैं जिनका नाम है यहाँ पे लाइम, सीमेंट, केमिकल हो गए, कुछ फ्लाई ऐश, राइस हस्क हो गया, बिटुमिनस, थर्मल, इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन बाय जो टेक्सटाइल, फैब्रिक्स। तो ये सारे एग्जाम्पल आप याद कर लो क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा एडमिक्सचर है जो कि हम स्टेबलाइजेशन के लिए यूज करते हैं सॉइल के, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा डी होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ द आर एल ऑफ ए बेंच मार्क इज 100 मीटर, द बैक साइड इज 1.215 मीटर एंड द फोर साइड इज 1.87 मीटर, द आर एल ऑफ द फॉरवर्ड स्टेशन। देखिए काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखेंगे क्या यहाँ पे हमारा क्या इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से हमें बैक साइड लेनी है। बैक साइड रीडिंग कितनी है? 1.215। अब जहाँ पे हम बैक साइड रीडिंग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? बेंच मार्क। तो बेंच मार्क का आर एल दिया हुआ है 100 मीटर, ये वाली जो मेन सी लेवल से जितनी भी हाइट होगी उसे बोलते हैं बेंच आर एल। तो यहाँ पे बैक साइड हो गई और आर एल हो गया। अब क्या करेंगे? फोर साइड रीडिंग लेंगे। फोर साइड कितनी है हमारे पास? 1.87। अब जहाँ पे हमने फोर साइड रीडिंग ली है उसका उस पॉइंट का आर एल हमें पूछना है। तो आर एल क्या हो जाएगा? उसके नीचे की जितनी भी ये आपको हाइट दिख रही है आर एल हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये टोटल हाइट में से हम ये वाली हाइट को अगर माइनस कर दें तो हमें ये वाली हाइट पता चल जाएगी। तो यहाँ पे ये कितनी हाइट हो जाएगी? 100 + 1.215 ये वाली माइनस ये वाली हाइट, तो इक्वल टू 100.345 मीटर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लो इज लैमिनार इफ़ रेनॉल्ड्स नंबर इज। देखिए काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि लैमिनार फ्लो के केस में रेनॉल्ड नंबर कितना होता है। तो हमें पता है कि अगर 2000 से कम होगा तो लैमिनार होता है, 2000 से 4000 के बीच में होगा तो ट्रांजिएंट फ्लो होता है, अगर 4000 से ज़्यादा होगा तो कैसा होता है? टर्बुलेंट होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात वो ये है कि ओपन चैनल फ्लो के लिए, देखिए पाइप के केस में तो सभी को पता होता है लेकिन OCF के केस में आपको याद रखना है। OCF के केस में लैमिनार होता है अगर 500 से कम होगा, और अगर 500 से 2000 के बीच में तो ट्रांजिएंट होता है, और 2000 से ज़्यादा होगा तो टर्बुलेंट होता है। तो ये भी आप याद कर लो क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके OCF के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो डिफ्लेक्शन एट द मिड पॉइंट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L अंडर ए कंसनट्रेटेड लोड W एट सेंटर। ये हमारे पास एक कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे बीच में कोई लोड लगा हुआ है W, तो इसके लिए आपको डिफ्लेक्शन बताना है। तो डिफ्लेक्शन सिंपल सा फॉर्मूला होता है WL³ / 48 EI। ठीक है, WL³ / 48 EI। वहीं अगर मैं थीटा की बात करूँ तो थीटा कितना हो जाएगा? WL² / 16 EI। तो आप इसे याद कर लो, सिंपल से फॉर्मूला है। इसके अलावा और भी कैंटिलीवर हो गया या फिर सिंपली सपोर्टेड में अगर यूडियल होगा तो इसके ये सारे केस आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सारी बेसिक चीज़ होती हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले सेटल 1 सेंटीमीटर व्हेन इफेक्टिव स्ट्रेस वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम
100 kilonewton per meter square to 200 kilonewton per meter square. If the effective stress is further increased from 200 to 400 then the settlement of the same clay. देखिए पहले क्या कर रहा है, यहाँ पे जो इफेक्टिव स्ट्रेसेस हैं 100 to 200 लेके गए, तो वहाँ पे सेटलमेंट हुआ 1 सेंटीमीटर का। अगर अब मैं कहूँ कि 200 से मैं 400 तक स्ट्रेसेस को बढ़ाऊंगा तो वहाँ पे सेटलमेंट कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, डेल्टा एच इक्वल टू एच नॉट एम वी डेल्टा सिग्मा बार। तो यहाँ पे एच नॉट एम वी इनकी कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो डायरेक्ट यहाँ पे जो सेटलमेंट हो रहा है कहाँ पे 100 से 200 के केस में 1 सेंटीमीटर है, तो 200 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद में जो दूसरा केस है 400 से 200 के केस में डेल्टा एच हमें निकालना है, तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं कॉन्स्टेंट मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 बाई डेल्टा एच इक्वल टू ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहाँ पे ये कितना 100 रह जाएगा और नीचे वाला 200, तो यहाँ से डेल्टा एच आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन ए फ्लो नेट डायग्राम द लेंथ ऑफ द फ्लो लाइन इन द स्क्वायर इज 2 मीटर, द टोटल हेड लॉस इज 18 मीटर एंड द नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज 12, द वैल्यू ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट। देखिए एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है, आपको सिंपल पता होगा, ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, हेड लॉस डिवाइड बाई टोटल लेंथ, ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला होता है। लेकिन देखिए एग्जिट ग्रेडियंट क्या होगा, जो जहाँ पे हम एग्जिट कर रहे हैं वहाँ का ग्रेडियंट कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फ्लो नेट, जो फ्लो नेट है यहाँ पे, ठीक है, ये आपके चैनल हो गए, ये आपके ड्रॉप्स हो गए। तो यहाँ पे हर एक जो आपका रेक्टेंगल बन रहा है इसकी लेंथ दी है 2 मीटर। यहाँ पे कई सारे चैनल आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे एक की पर्टिकुलर दी है 2 मीटर लेंथ, लेकिन यहाँ पे जो टोटल हेड लॉस दिया है वो कितना 18 मीटर, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का जो ये डिफरेंस है ये कितना 18 मीटर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर एक ड्रॉप का कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या, हेड लॉस। तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स यहाँ पे कितने 12, तो एक का कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 18 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 1.5। एक मतलब ये जो आपको एक चैनल दिख रहा है ये इसका एक हेड लॉस हो गया 1.5। अब मुझे एग्जिट ग्रेडियंट निकालना है, मतलब लास्ट वाले का, ये जो लास्ट वाले दिख रहे हैं इनका मुझे निकालना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका हेड लॉस डिवाइड बाई इसकी लेंथ, तो इसका हेड लॉस मैंने निकाल लिया 1.5 और जो एक की लेंथ कितनी है 2 मीटर, तो इसको सिंपली पुट करूँगा तो आंसर आ जाएगा 0.275। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पाइल्स ऑफ ए पाइल ग्रुप इन क्ले शुड बी इक्वल टू। देखिए अगर बात करें हम पाइल ग्रुप की, तो जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है 2.5 डी से लेके 3.5 डी, डी क्या पे आया है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे केवल ऑप्शन सी जो आपको दिख रहा होगा ये इसके बीच में लाई कर रहा है, 2.5 से लेके 3.5 के बीच में ये ऑप्शन सी लाई कर रहा है, तो ऑप्शन जो सी होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3 टाइम्स द डाया ऑफ पाइल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए रेक्टेंगुलर बीम इज टू बी कट फ्रॉम ए सर्कुलर लॉग ऑफ वुड ऑफ डाया डी, द डेप्थ ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन इज। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका गेट में पूछा गया है, इसके अलावा एएससी में भी पूछा गया है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, वो क्या है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन। अब आपको स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन से समझ में आएगा कि जब भी हम बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट की, तो वहाँ पे हम देखते हैं सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस जो हमारा हाईएस्ट होना चाहिए, जिस सेक्शन जो कोई भी हमारे पास मटेरियल है या फिर कोई भी सेक्शन है उसका अगर सेक्शन मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग सेक्शन कहलाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर बीम को हम कट कर रहे हैं सर्कुलर रॉक से, कोई सर्कल है हमारे पास इस तरह से, इसमें से मुझे रेक्टेंगल बीम कट करनी है। अब कट करने के बाद में इस तरह से कट करनी है कि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरह से कट कर सकते हैं, पहला क्या, ऊपर ऊपर से। अब देखिए ये जो ऊपर ऊपर से हम कट कर रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसे कट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो ये वाला हम कहाँ से लेके आएंगे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या बचेगा, अंदर से कट कर लें, इस तरह से कट करेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन। कैसे मिलेगा वो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास ये सर्कुलर है, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल कट किया। अब देखिए यहाँ पे जो सर्कल है उसका डाया दिया हुआ है डी, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल का मैं विड्थ मान रहा हूँ बी और ये डेप्थ मान रहा हूँ डी। तो यहाँ से सिंपल हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर, ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन के लिए मुझे सेक्शन मॉडुलस निकालना है। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई डेप्थ वाई, ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा, बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12 और ये वाई क्या कितना हो जाएगा, इसका सेंटर से ये हाफ कितना हो जाएगा, डी बाई 2।
इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 6 मिलेगा। अब सेक्शन मॉडुलस इक्वल टू आ गया बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 6। अब यहाँ से मैं किसी एक चीज़ को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कौन सी चीज़ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सिंपली जो एलिमिनेट हो जाए वो डी स्क्वायर एलिमिनेट हो सकता है, क्योंकि सिंपल ये फॉर्मूले में दिख रहा है डी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहाँ पे पुट करेंगे। अब इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएट करने के लिए वेरिएबल देखना है, तो वेरिएबल यहाँ पे कौन सा हमारा b और d, ये दोनों वेरिएबल हैं, क्योंकि ये कैपिटल D ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। लेकिन हमें निकालना क्या है, b और d निकालना है। तो यहाँ पे d को तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिया, बचा क्या b, यानी वेरिएबल हमारे पास है b। तो b के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो अंदर वाली वैल्यू है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे फाइनल हमारा b निकल के आएगा, जो विड्थ है d डिवाइड बाई √3। लेकिन पूछा क्या है, डेप्थ। अगर डेप्थ पूछा तो इस b को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो वहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद में d निकल के आएगा, d जो डेप्थ निकल के आएगी कैपिटल D स्क्वायर √2/3। तो ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। देखिए इस क्वेश्चन कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं, मतलब आपको सिर्फ थोड़ा सा सोचना है कि कैसे करना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन पहली बार नहीं किया होगा तो शायद थोड़ा सा टफ लगेगा। अगर आपने पहले ये 2 क्वेश्चन देखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चेजिस फार्मूला फॉर डिस्चार्ज थ्रू एन ओपन चैनल इज Q इक्वल टू AC√mi वेयर m। तो देखिए इस फार्मूला को हम इस तरह से भी लिखते हैं √RS, ठीक है। तो R को हम m भी लिख सकते हैं, S को I लिख सकते हैं। तो R क्या होता है हमारा, हाइड्रोलिक रेडियस होती है, जिसकी वैल्यू होती है एरिया डिवाइड बाई पेरीमीटर, या फिर हम इसे और भी क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये I क्या है, ये I को हम S से डिनोट करते हैं, तो ये क्या होता है, स्लोप भी होता है हमारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए ट्रायंगुलर DRH ड्यू टू ए स्टॉर्म हैज ए टाइम बेस 40 आवर्स एंड पीक फ्लो ऑफ 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड अकरिंग एट 20 hours from the start. If the catchment area is 14.4 square kilometer, the rainfall axis in the storm was। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, वही आप तरीका आप यूज करिए तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपका डिस्चार्ज है और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है। टाइम किस में, आवर्स में लेना है। अब यहाँ पे टोटल जो टाइम बेस है 40 आवर्स, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 40 आवर्स आपका ये दिया हुआ है टोटल टाइम बेस, ठीक है। अब इसके वाला जो पीक है आपकी, जो डिस्चार्ज है वो है 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड और एरिया दिया है 14.4 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, जो डेप्थ निकालनी है या फिर एक्सिस रनफॉल निकालनी है, उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है n इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाई गिवन एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखिए हाफ बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई एरिया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वो क्या है, यहाँ पे मैंने 20 लिखा हुआ है, 20 की जगह आपका 40 आएगा, ठीक है। आप इसे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 40 होगा और ये 40 आवर्स है, तो इसलिए मैंने इसे सेकंड में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये जो मेरा डिस्चार्ज है ये किस में, सेकंड में, तो इसलिए टाइम को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और नीचे जो आपका एरिया है इसको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके 10⁻⁶ आएगा। तो यहाँ पे आप इसे थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये 40 होगा यहाँ पे। अब जब 40 होगा तो यहाँ पे जो आंसर है आपका ये कैलकुलेट होकर 40 × 2 या 5 × 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर निकल के आएगा, ठीक है। सिंपल से कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हुई, आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 40 लिख के और कैलकुलेशन कर लें, तो आपका आंसर जो होगा 10 सेंटीमीटर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, If a 4-hour unit hydrograph on a certain basin has a peak coordinate of 80 meter cube per second, the peak coordinate of a 2-hour unit hydrograph for the same basin will be। देखिए पहले क्या कह रहा है कि यहाँ पे 4 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है जिसका पीक है 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये टाइम को रिड्यूस करके 2 आवर कर रहा है, तो इसका जो पीक होगा कितना होगा। तो देखिए जो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम हाइड्रोग्राफ की कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, वहाँ पे एक टाइम इनवेरियंस का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम अगर टाइम लैग को थोड़ा सा कम करेंगे तो वहाँ पे जो पीक होता है हमारा इंक्रीज हो जाता है। आप इससे देख सकते हैं, इसको आप दोनों तरफ से इस तरह से अगर कंप्रेस करेंगे यहाँ पे इस तरह से, तो ये आपका जो पीक होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा। मतलब ये प्रैक्टिकली हम देख के बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा ग्रेटर देन 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L कैरीज ए पॉइंट लोड W एट द फ्री एंड द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड। देखिए एक कैंटिलीवर बीम है मेरे पास, वहाँ पे कुछ लोड है आपके फ्री एंड पे, कुछ W है, तो वहाँ इसकी वजह से क्या करना है, स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है स्ट्रेन एनर्जी का, वो क्या है, हाफ P इंटू डेल्टा, हाफ P इंटू डेल्टा। देखिए इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन m² dx डिवाइड बाई 2 EI। तो
तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाएगा क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें इस फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना है। इसका हम कब यूज करेंगे, जब हमें डिफ्लेक्शन सिंपली कैलकुलेट नहीं करना आ रहा होगा। अगर कोई मेरे पास टिपिकल सी बीम है, वहाँ पे हम डिफ्लेक्शन नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर कोई सिंपल सी बीम है जैसे कैंटिलीवर है, तो वहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ पी इंटू डेल्टा। तो यहाँ पे डेल्टा क्या है, डिफ्लेक्शन हो गया। चलिए वैल्यू को पुट करेंगे, हाफ पी क्या लोड है और डेल्टा क्या होगा डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 3 EI। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब डिवाइड बाई 6 EI। तो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑरिफिस मीटर इज यूज टू मेजर। जो ऑरिफिस मीटर होता है वो हम किस लिए यूज करते हैं। देखिए ऑरिफिस मीटर का जो मेन यूज होता है वो होता है डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑरिफिस मीटर हम यूज करते हैं डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम है ऑरिफिस मीटर का, और यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है Q इक्वल टू CD A1 A0 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर ब्रैकेट में 2GH रूट 2GH। देखिए फॉर्मूला वैसे आएगा नहीं क्वेश्चन में, गेट में मोस्टली पूछा जाता है, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं तो इसलिए फॉर्मूला का यूज कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर भी आप देख सकते हैं अगर ऑप्शन में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया होगा तो वहाँ पे पहचानने में हेल्प होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्न्ड क्ले ब्रिक्स शैल नॉट बी लेस देन। जो एक जली हुई ब्रिक होती है उसकी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मिनिमम स्ट्रेंथ होती है 5 मेगापास्कल, मतलब 5 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। अब इसके अलावा और भी क्या क्या पूछा जाता है, वो होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए कितनी होती है। फर्स्ट क्लास के लिए होती है 10.5 मेगापास्कल, सेकंड क्लास के लिए होती है 7.5 मेगापास्कल और थर्ड के लिए होती है 3.5 मेगापास्कल। ये सारी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है, इनसे कम नहीं होनी चाहिए, इनसे ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, रम्बल स्ट्रिप्स आर प्रेफर्ड ऑन मेन रोड्स एज दे। देखिए सबसे पहले दिमाग में आएगा रम्बल स्ट्रिप्स क्या होता है। अगर आपको रम्बल स्ट्रिप्स नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो आई होप आपको सभी को पता होगा रम्बल स्ट्रिप्स क्या होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए काफ़ी सिंपल सी हैं। हम मोस्टली रोड पे जब जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह की कुछ स्ट्रिप्स होती हैं, 5 से 6 स्ट्रिप एक साथ आती है, तो हम उसे कहते हैं कि ब्रेकर्स हैं। 5-6 ब्रेकर एक साथ आ गए हैं, तो वो ब्रेकर नहीं, वो स्ट्रिप्स होती हैं। नॉर्मली ब्रेकर का ही काम करती हैं, तो इस तरह से स्ट्रिप्स बना दी जाती हैं। ये स्ट्रिप्स कहाँ पे होती हैं, सपोज कोई स्कूल आने वाला है, कोई मार्केट आने वाला है, उसके पहले ही बनाई जाती हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो व्हीकल चल रहा है उसकी स्पीड कम हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहले इनकॉर्पोरेट चेंजेस इन पेमेंट टेक्सचर और आर्टिफिशियली करूगेशन। देखिए हमें पेमेंट में के टेक्सचर में कोई भी चेंजेस नहीं करने, ऑलरेडी हमने पेमेंट पहले से अच्छी बनाई हुई है, तो और अभी हम चेंजेस नहीं करने हैं। ऑप्शन बी देखेंगे, प्रोड्यूस नॉइस एंड फिजिकल सेंसेशन ऑन स्टीयरिंग। देखिए भई हमें जब ड्राइव करना है तो हम चाहते हैं कि कम से कम नॉइस हो, कम से कम सेंसेशन हो, इतनी पहले से हम ये चीज़ लेके चल रहे हैं। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। अगला ऑप्शन है रिड्यूस द स्पीड ऑन द रोड्स। देखिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, रिड्यूस द स्पीड ऑन द रोड। फिर अगला भी देखते हैं, प्रोवाइड ए नंबर ऑफ हम्स। तो देखिए हम जब रोड को डिज़ाइन करें तो हम क्यों चाहेंगे वहाँ पे हम्स प्रोवाइड करें, जिससे कि जो भी ड्राइवर है या फिर जो भी यूजर है वो उसे प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सिंपली से करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूस द स्पीड ऑन द रोड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए प्रिंसिपल प्लेन कंटेंस। देखिए जो प्रिंसिपल प्लेन होता है उस पर क्या होता है, जीरो शेयर स्ट्रेस होती है। जीरो शेयर स्ट्रेस होती है, इसके अलावा क्या होती है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब जो मैक्सिमम नॉर्मल और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस होती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपके ऑप्शन हैं बी भी करेक्ट हो सकता है, डी भी करेक्ट हो सकता है। लेकिन अब देखिए ऐसा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि बी एंड डी का ऑप्शन हो, तो हम क्या करेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे, सबसे जो ज़्यादा अच्छा हो वो क्या होगा, नो शेयर स्ट्रेस। क्योंकि जब भी ये प्रिंसिपल प्लेन की बात होती है सबसे पहले माइंड में आता है जीरो शेयर स्ट्रेस। तो जो चीज़ पहले आएगी तो हम उसी के बेसिस पे आंसर को टिक करेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। लेकिन अगर दिया होता बी एंड डी तब तो हम कह सकते थे डी वाला भी ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ पे केवल ऑप्शन बी ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 4 है, हाइपरसोनिक फ्लो मैक नंबर इज। तो यहाँ पे देखिए हाइपरसोनिक फ्लो के लिए जो मैक नंबर कितना होगा वो होता है, अगर मैं मैक नंबर इक्वल टू 1 है तो वो सोनिक फ्लो होता है, 1 से अगर कम होगा तो वो सबसोनिक होता है, 1 से अगर ज़्यादा है तो सुपरसोनिक होता है। वहीं अगर 6 से ज़्यादा होगा तब वो होता है क्या होता है, हाइपरसोनिक। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर एक रेशियो होता है सिंपली इनर्शिया फोर्स और इलास्टिक फोर्स का, इसके अलावा स्क्वायर रूट भी होता है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला होते हैं कि इनर्शिया फोर्स वाला, दूसरा होता है वी डिवाइड बाई सी। वी क्या है, हमारी वेलोसिटी है फ्लूइड की, वो फ्लूइड हमारा वाटर हो सकता है या फिर एयर भी हो सकती है। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो यहाँ पे दोनों फार्मूला काफ़ी यूजफुल हैं, आपको दोनों ही याद कर लो क्योंकि क्वेश्चन इस वाले से भी आ सकता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन ए नोजल। जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइड बाई थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइड बाई थ्योरेटिकल डिस्चार्ज।
अब यहाँ पे देखिए कुछ और भी कोफिशिएंट है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, एरिया ऑफ जेट एट बिना कॉन्ट्रैक्टर डिवाइड बाई एरिया ऑफ ऑरिफिस। फिर होता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइड बाई थ्योरेटिकल वेलोसिटी। फिर होता है कोफिशिएंट डिस्चार्ज, जो कि मैंने भी बताया है। अब इन तीनों में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू होता है सी सी इंटू सी वी। आप सिंपल याद रखिए सी डी इक्वल टू सी सी इंटू सी वी, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है जिसमें सी सी और सी वी दोनों दिए होंगे और कहता है कि सी डी बताइए। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे कि सी डी की वैल्यू वेंचुरी मीटर के लिए 0.94 से 0.98 होती है और ऑरिफिस मीटर के लिए 0.64 से 0.76 होती है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके जेई लेवल में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये वैल्यूज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क। 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए हमें नंबर ऑफ ब्रिक कितनी होंगी। ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आया हुआ है, तो वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कितनी होंगी, 500 ब्रिक्स होती है। चलिए मैं यहाँ पे भी आपको बताता हूँ। देखिए मेरे पास कोई एक ब्रिक है जिसकी लेंथ है 19 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है 9 सेंटीमीटर, हाइट कितनी 9 सेंटीमीटर। ये हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है मॉडलर या फिर नॉमिनल साइज होता है, जो कि होता है 20/10/10। ये वाला कब साइज होता है, जब हम उस पर सीमेंट को अप्लाई कर देते हैं। जो पेस्ट है हमारा सीमेंट पे पेस्ट, उसको जब अप्लाई कर देंगे ब्रिक के ऊपर, तो हमारा जो साइज़ निकल के आता है वो होता है 20/10/10 सेंटीमीटर। अब होता है क्या कि एक 1 क्यूबिक मीटर का जब हमें कोई ब्लॉक बनाना है तो वहाँ पे हम सीमेंट पेस्ट का भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो मैसनरी वर्क हो रहा है हमारा, वहाँ पे हम सीमेंट का भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड साइज़ ना लेके हम कौन सा लेंगे साइज, नॉमिनल साइज लेंगे 20/10/10, यानी कि इस साइज़ को लेके ही हमें कैलकुलेशन करनी है। तो मेरे पास जो टोटल वॉल्यूम कितना है 1 क्यूबिक मीटर है, 1 मीटर क्यूब, और डिवाइड करेंगे एक ब्रिक के वॉल्यूम से, जो कि कितना हो जाएगा 2000 × 10⁻⁻6, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें निकल के आएगा 500, यानी कि आंसर होगा 500 ब्रिक्स। आप इसे सिंपल याद कर लो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार यूपीपीएससी एई में आया हुआ है, बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, इधर ये जेपीएससी में भी क्वेश्चन, तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। सिंपल याद रख लो, 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक्स होती हैं। कोई नॉर्मल इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक्स होती हैं, तो आप सिंपल कहेंगे 500 होती हैं। अगर पूछे कैसे होती तो वही आप बता सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन कैसे होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द केबल कैरिंग ए लोड ऑफ W kN/m ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पैन इज स्ट्रेच्ड बिटवीन सपोर्ट्स L मीटर अपार्ट, द सपोर्ट्स आर एट सेम लेवल एंड सेंट्रल ट्रिप इज H मीटर, द मैक्सिमम टेंशन इज केबल। तो देखिए जो मैक्सिमम टेंशन का फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है ये ऑप्शन डी, WL/2 √1 + L/4H का होल स्क्वायर। तो ये आप फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। ये मतलब सिंपल जो आपकी कोई केबल है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे ये लोड लगा हुआ है और यहाँ पे जो मैक्सिमम टेंशन होगी, उस मैक्सिमम टेंशन का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो ये होगा ऑप्शन डी, इसे आप याद कर लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन द क्वाड्रिलेटरल बियरिंग सिस्टम ए होल सर्कल बियरिंग ऑफ 294 डिग्री 30 मिनट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। देखिए होल सर्कल बियरिंग आपको दिया हुआ है तो क्वाड्रिलेटरल पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है पता है, इस तरह से हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे होल सर्कल बियरिंग कितनी है 294 डिग्री 30 मिनट, और आपको पूछा क्वाड्रेटल, ये वाली बियरिंग पूछी है। तो सिंपल आपको क्या करना है, टोटल में पता कितना होता है 360 डिग्री होता है, 360 में से मैं ये वाला माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी। अब मेन बात आती है कि इसे हम माइनस कैसे करेंगे विदाउट कैलकुलेटर। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, 360 डिग्री है, नीचे 294 डिग्री 30 मिनट है। अब आप क्या करेंगे, जैसे सपोज डेसिमल में कोई वैल्यू होती है तो हम पॉइंट लगा के 0 ऐड करते हैं, तो वैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे जो 360 डिग्री के आगे 2 0 लगा के इसे हम मिनट में लिख लेंगे। अब मुझे क्या करना है कि इस तरफ 1 डिग्री को लेके चलना है। क्या करते हैं डेसिमल में, क्या करते हैं 1 डेसिमल लेते हैं जो कि 10 के इक्वल होता है, तो वैसे हम यहाँ पे 1 डिग्री को इस तरफ लेके आएंगे। 1 डिग्री कितना होगा 60 सेकंड के इक्वल होगा। तो जब मैं यहाँ से 1 डिग्री ले लूँगा तो 1 डिग्री मतलब 60 - 30 = 30 मिनट, ये इस साइड आ जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, 360 में से 1 डिग्री निकल चुका है तो मेरे पास कितना बचेगा 359 डिग्री। अब 359 में से मुझे 294 माइनस करना है, तो ये कितना निकल गया आएगा 65 डिग्री, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा 65 डिग्री 30 मिनट। 65 डिग्री 30 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, बी करेक्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ है, ये वाला नॉर्थ है और ये वाला वेस्ट है, तो ये वाली नॉर्थ वेस्ट हम रीडिंग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का मतलब क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होती है, परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांडेड एरिया टू बी इरिगेटेड एनुअली। ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट होगा।
कितना परसेंटेज कल्चरेबल कमांडेड एरिया हमारा इरिगेट हो रहा है एनुअली, उसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो कल्चरेबल कमांडेड एरिया क्या होता है, सपोज आपके पास टोटल एरिया है कुछ, उसमें से आपको कुछ इतना पोर्शन में एग्रीकल्चर के लिए यूज करना है ये वाला पोर्शन, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कल्चरेबल कमांडेड एरिया। और इसमें जो भी आप क्रॉप्स करने वाले हो उसका एक साल में कितना परसेंटेज वाटर को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसी को बोलते हैं हम क्या, परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांडेड एरिया टू बी इरिगेटेड एनुअली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ L is the length of transition curve and R is the radius of circular curve, then the shift of the curve is directly proportional to। तो shift of curve का फॉर्मूला होता है LS डिवाइड बाई LS स्क्वायर होता है यहाँ पे 24R। तो जो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, L स्क्वायर के, और इन्वर्सली होगा R के। तो ऑप्शन हमारा बी होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि फॉर ए सिंगल रेनफोर्स्ड बीम इफ़ कंक्रीट रीचेज इट्स मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस अर्लियर देन स्टील द बीम इज नोन एज। तो हमारे पास 3 तरह के सेक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है अंडर इनफोर्स, दूसरा होता है बैलेंस सेक्शन, और तीसरा होता है ओवर इनफोर्स। तो अंडर इनफोर्स में मतलब क्या होता है, स्टील की क्वांटिटी जो होती है कम होती है, कंक्रीट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो कंक्रीट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो सबसे पहले फेलियर किसमें, स्टील में होगा। भाई अगर मैं बात करूँ बैलेंस की, तो बैलेंस में दोनों सेक्शन, तो बैलेंस में दोनों की क्वांटिटी इक्वल होती है, इसका मतलब जो फेलियर होगा दोनों में एक साथ फेलियर होगा। थर्ड होता है ओवर इनफोर्स। ओवर इनफोर्स में आपकी स्टील की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिसके नाम से ही पता चल रहा है ओवर इनफोर्स, और कंक्रीट कितनी कम होगी। तो यानी कि जो फेलियर होगा पहले किस में, कंक्रीट में होगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कंक्रीट हमारी पहले फेल हो रही है, तो जब कंक्रीट पहले फेल होगी वहाँ पे कैसा होगा, ओवर इनफोर्स्ड सेक्शन होगा। अब देखिए जो ओवर इन्फोर्स सेक्शन होता है वो हमारा IS कोड जो है वो इसे अलाउ नहीं करता है, क्योंकि जब कंक्रीट फेलियर होगा तो वहाँ पे कैसा फेलियर होगा, ब्रिटल फेलियर होगा। क्योंकि कंक्रीट पहले फेलियर होगी, तो कंक्रीट कैसी होती है, ब्रिटल होती है। अगर ब्रिटल फेलियर होगा मतलब वहाँ पे हमें इंडिकेशन नहीं मिलेंगे, इंडिकेशन नहीं मिलेंगे तो वहाँ पे हमें पहले से पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे फेलियर होने वाला है। तो इसीलिए इस सेक्शन को हम यूज नहीं करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, अंडर इनफोर्स या फिर बैलेंस सेक्शन। अंडर इनफोर्स में क्या होता है, पहले स्टील फेल करेगी मतलब वहाँ पे यील्डिंग होगी, इंडिकेशन हमें मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। टोटल हमने अभी 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगला लेक्चर में जल्दी अपलोड कर दूंगा। आपने अभी तक 2016 का पेपर नहीं देखा तो आप उसे जाके देख सकते हैं। और दोस्तों आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल अकॉर्ड नाम से टेलीग्राम पे, जहाँ पे मैं स्टडी नोट्स को अपलोड करता हूँ वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के। इसके अलावा जो कुछ बुक्स हैं उनके PDF भी डालता रहता हूँ, तो आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।